नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। नक्सल फ्रंट पर इन दिनों कई मोर्चों पर एक साथ हलचल नजर आ रही है। एक ओर ऑपरेशन मानसून चलाकर सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में लाल लड़ाकों को लगातार चुनौती दे रहे हैं। दूसरी ओर इससे बौखलाए नक्सली अब बस्तर के साथ साथ गरियाबंद धमतरी की सीमा से लगे इलाके में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। मुखबिरी के आरोप में लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ साफ कह दिया है कि सिलगेर घटना की जांच 6 माह में पूरी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि मुखबिरी के नाम पर ग्रामीणों की हत्या के पीछे क्या है नक्सलियों की मंशा, कितनी खतरनाक है लाल सेना की नई रणनीति। आज ये जानने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हाल के दिनों में नक्सलियों ने लड़ाई का मोर्चा बदल दिया है। उनका टारगेट और उनके दुश्मन भी बदल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे इस वक्त उनका एक सूत्री अभियान है, निर्दोष और निहत्थे ग्रामीणों की बेरहमी के साथ हत्या। बीते 13 महीनों में सिर्फ धमतरी और गरियाबंद की सीमा में 7 ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने की। इन सबको पुलिस का मुखबिर बताकर बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। बस्तर में भी इस तरह से हत्याओं का सिलसिला जारी है। दरअसल बस्तर में नक्सलियों पर जैसे जैसे शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे वो अपनी जमीन खो रहे हैं। उनकी बौखलाहट बढ़ने लगी है और लाल सेना अपने लिए नए ठिकाने तलाशने में जुट गई है। नक्सलियों की इस नई रणनीति पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी जारी है। उनका हिम्मत और हौसला बढ़ा हुआ है पूरी तरीके से नक्सलियों का, और सर्चिंग बंद कर दिया गया है। सर्चिंग यदि लगातार होती है तो नक्सली पीछे हटते हैं। वो तो शहर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप जितना अपने मजबूत करेंगे सर्चिंग को, ऑपरेशन को, उतना ही नक्सली पीछे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में नक्सली तो राजनांदगांव के किनारे में आके लोग हत्या कर रहे थे। वहां के एसपी की हत्या कितना नजदीक राजनांदगांव से हुआ था। बस्तर में तो समानांतर उनकी सरकार चल रही थी। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यों से नक्सली बैकफुट में है। कांकेर से नगरी सिहावा होते हुए धमतरी और ओडिशा तक नक्सलियों का एक बड़ा कॉरिडोर लंबे समय से मौजूद रहा है। अब नक्सली दोबारा इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अपनी रणनीति में ग्रामीणों को भी शामिल कर रहे हैं। बीते 3 सप्ताह के दौरान बस्तर के कई जिलों में नक्सलियों के बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। मतलब साफ है कि आगामी दिनों में नक्सली ग्रामीणों के जरिए सिलगेर जैसे कई आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी ओर सिलगेर में चल रहा आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन बस्तर क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया कि जांच को 6 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। सीएम बघेल ने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जाहिर है बीजापुर और सुकमा की सीमा पर सिलगेर गांव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया कैंप बन रहा है, जिसका स्थानीय आदिवासी विरोध कर रहे हैं। 13 मई को घेराव और प्रदर्शन के बीच पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 आदिवासियों की मौत हो गई और करीब 18 लोग घायल हुए थे। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि नक्सली मुखबिर के नाम पर ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है कि जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सिलगेर मामले की जांच 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी, किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा। 2 बड़े नेताओं के हमने बयान सुने। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरा रविंद्र चौबे जी जो कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री के नाते सरकार को एक अच्छा सुझाव दिया, सर्चिंग करते रहना चाहिए। सर्चिंग करने से उनके हौसले बढ़ते नहीं हैं और नक्सली पीछे हटते हैं। हालांकि रविंद्र चौबे जी का जो बयान था वो राजनीतिक बयान था कि डॉक्टर रमन सिंह के समय क्या क्या होता था वो उन्होंने बताया। खैर, सरकार का जो प्रयास है वो कारगर होता दिखेगा यदि जिस तरह का मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलगेर के मामले की जांच 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी। लेकिन चिंता की बात तो ये रहेगी कि जैसे जैसे बस्तर में फोर्स का दबाव बढ़ रहा है, नए नए कैंप खुल रहे हैं, तो नक्सली धमतरी, गरियाबंद, बालोद इस साइड सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, राजनांदगांव। और सरकार के लिए चिंता की विषय है क्योंकि पहले भी वो कॉरिडोर रहा है नक्सलियों का, जहाँ पर सूना बेड़ा जैसी घटनाएँ हुई हैं। गरियाबंद में नक्सलियों ने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो इस सारे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। बृहस्पत सिंह है, कांग्रेस के विधायक हैं रामानुजगंज से।
क्योंकि वो खुद एक नक्सली इलाके से आते हैं और वहाँ नक्सलवाद का लगभग सफाया हो चुका है, तो बेहतर समझते हैं परिस्थितियों को। केदार गुप्ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बस्तर भी उनका बहुत आना जाना रहा है, इसलिए बस्तर की परिस्थितियों को बहुत भली भांति समझते हैं। नरेश मिश्रा IBC 24 के ब्यूरो प्रमुख हैं जगदलपुर में। वो नक्सली घटनाओं, उनके पैटर्न, उनकी नई रणनीति, किस तरह से नक्सली काम करते हैं, उसको बहुत बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम नरेश आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने जो सिलगेर को लेकर बयान दिया है कि 6 महीने में जांच पूरी कर ली जाएगी, किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से धमतरी, गरियाबंद में मुखबिरों के नाम पर हत्या हो रही है, सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? सिलगेर में पहले उन्होंने कैंप के नाम पर अलग अलग तरह से ग्रामीणों को बरगलाने की कोशिश की, उनको उत्तेजित करने का प्रयास किया, और अब ये हत्याएं कर रहे हैं। तो क्या दो तरफा रणनीति नक्सलियों की चल रही है, या इसके अलावा भी कोई रणनीति जिसको आप समझते हैं, हम यहाँ रायपुर में बैठ के उतने अच्छे से नहीं समझ सकते? आपका चूँकि वहाँ के पुलिस अधिकारियों से और सभी तरह के लोगों से संवाद होता है, तो आप बेहतर बताएं संक्षिप्त में कि क्या परिस्थितियाँ हैं, नक्सल आंदोलन किस तरफ जा रहा है, और सरकार और पुलिस कहाँ पर है? जो कुछ चल रहा है उससे एक बात तो बहुत साफ दिखाई देती है कि नक्सलियों की सैन्य शक्ति कम हो रही है, और ख़ासतौर पे जो दक्षिण बस्तर का इलाका है, ये इलाका नक्सलियों के रेवेन्यू मॉडल में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और पूरे देश में जो आधार इलाके छोटे या बड़े नक्सलियों ने बनाए हैं, उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण आधार इलाका है। आधार इलाके का मतलब ऐसा मुक्त इलाका जहाँ पर समानांतर एक मॉडल के रूप में एक सरकार नक्सली चलाते हैं। एक तरह से गाँव के लोग नक्सल मॉडल पर बहुत बिलीव करते हैं, नक्सलवाद पर बहुत बिलीव करते हैं। एक इस तरह का एक मॉडल इस दक्षिण बस्तर इलाके में है। तो जो सैन्य शक्ति कम हो रही है नक्सलियों की, उसकी वजह से राजनीतिक तौर पर नक्सलियों पर दबाव है। देश में चाहे आइडियोलॉजी के तौर पर देख लीजिए कि लेफ्ट को लेकर किसी भी तरह की आइडियोलॉजी पर काफ़ी एक स्पेस कम हुआ है उनके लिए। तो इसकी वजह से ये जो गतिविधियां हैं उसका कहीं ना कहीं असर बस्तर इलाके में भी दिखाई दे रहा है, और नक्सल्स को भी अपने चैनल तैयार करने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। और यही नहीं बल्कि जो नए रिक्रूट हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि अगर आप अपने आधार इलाके से ही नए रिक्रूट तैयार करते हैं तो उनका एक्सपोजर बाहर नहीं होता है। और नक्सल संगठन में ख़ासतौर पर जो भी ऑपरेशंस होते हैं या वो जो भी रणनीतियों पर काम करते हैं, उसमें एक सैनिक कई तरह के काम करता है। तो इसलिए एक तरह से उनका दायरा सिमट रहा है। वो ज़रूर उनके पास अभी भी अबुझमाड़ और तमाम सारे इलाकों में बहुत सारे युवा मौजूद हैं उनके पास, लेकिन वो जिस क्षमता के साथ उनको तैयार कर सकते थे पहले, अब उस तरह से उनके पास उतना वक्त नहीं है कि वो उनको इतनी जल्दी तैयार कर सकें। और यही वजह है कि काफ़ी बड़ी तादाद में वो इन इलाकों में लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। फिर वो आप सिलगेर का इंसिडेंस देख लीजिए, जहाँ बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि यूथ को अपने गांव के लिए, अपनी बात के लिए आगे आकर एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। इस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी दिखाई दे रही है। और गांव के लोग भी क्योंकि गोलीबारी की घटना के बाद से उद्वेलित हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए वो भी सरकार पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। और अगर आप बस्तर का इतिहास भी देखें, सालों से अलग अलग घटनाओं पर जिस तरह से स्ट्रेटेजिक तरीके से चीज़ों को ढीला किया जाता है, धीरे धीरे खामोश कर दिया जाता है, तो लोगों का विश्वास ना होना स्वाभाविक भी है। उनकी जगह से वो अगर वहाँ से आप देखेंगे तो लोग इसलिए बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं करते सरकारों पर, फिर कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तीसरी जो बात जो दिखाई दे रही है कि जो मुखबिरों की हत्या है, ये एक पैटर्न है। आप देखिए कि कांकेर इलाके में बड़ी घटनाएं नहीं होती, लेकिन जो पंचायत है और अपना जो दबदबा बनाए रखने के लिए वो बड़ी तादाद में हत्या करते हैं। और जिस तरह से गरियाबंद और इस इलाके में हत्याओं का सिलसिला, पिछली धमतरी में हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है, उससे ऐसा लगता है कि इस कॉरिडोर का वो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि 2005 में जब दरभा डिवीज़न बनना शुरू हुआ था, ठीक उसी वक्त वहाँ पर संगठनात्मक तौर पर नक्सलियों ने वहाँ अपनी गतिविधियाँ शुरू की थी, गरियाबंद और उड़ीसा की सीमा से लगे इलाके में जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है उन जगहों पर। तो ये आने वाले समय में दिखाई देगा, लेकिन ये बताता है कि नक्सली ये समझ रहे हैं कि उनको दूसरे इलाकों में अपनी पकड़ बढ़ाने की आवश्यकता है। इस वजह से सारी गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। नरेश, क्या ऐसा भी हो सकता है कि नक्सली इधर पर गतिविधियाँ बढ़ाकर बस्तर की तरफ से पुलिस का ध्यान हटाना चाहते हो, ताकि पुलिस को लगे कि ये नए इलाके में शिफ्ट हो रहे हैं, तो पुलिस का कंसंट्रेशन उस इलाके में हो और फिर से बस्तर के इलाके में अपना
जैसा कि आपने कहा कि अभी रिक्रूटमेंट के लिए समस्या है, इतनी जल्दी रिक्रूटमेंट हो नहीं सकता, तो जो लोगों को आंदोलन के माध्यम से मोबिलाइज कर रहे हैं, तो क्या उसमें वो चेहरे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किसको अपने साथ रिक्रूट करना है, किनको हमें अपने कैडर के रूप में जोड़ना है और किनको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, या किनको ऐसे लोग जो जिनको प्राथमिक सदस्य के रूप में वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इस तरह की भी कोई रणनीति हो सकती है उनकी? ये उनकी रणनीति का हिस्सा हमेशा ही रहता है। और ये बिल्कुल जैसे आप दूसरे गुटों को देखते हैं कि उनके स्लीपर सेल अलग अलग जगह पर काम कर रहे होते हैं, नज़र रख रहे होते हैं, वैसे ही इनके भी स्लीपर सेल हैं। वो धमतरी से लेकर जगदलपुर से लेकर रायपुर तक तमाम सारी जगह पर मौजूद रहते हैं। जब पकड़े जाते हैं तभी ये खुलासा होता है कि ऐसा यहाँ पर इनका एक छोटा सा एक प्लेस इन्होंने बना रखा था करके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नक्सलियों की जो गुरिल्ला वार की टैक्टिक्स है उसको आमतौर पर सिर्फ इतना ध्यान समझा जाता है कि वो छद्म तरीके से हमले के लिए इस्तेमाल करते हैं इस टैक्टिक का, जबकि असल में नक्सल इस बात को कभी ये नहीं मानते कि वो सैन्य रूप में ही जिंदा रहते हैं। उनका ये मानना है मोटे तौर पे कि यदि आइडियोलॉजिकली भी वो अगर सर्वाइव करते हैं, जब सैन्य स्थितियों पर वो कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो वापस लौट सकते हैं और दोबारा एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो इस वजह से ये ऐसा देखने में आता है कई बार कि अलग अलग इलाकों में वो जब सैन्य ताकत उनकी कम होती है तो वो राजनीतिक गतिविधियों में अपने इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, अपना जो रिसोर्सेज है उनको वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस समय ऐसे ही कुछ चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में झारखंड को, बिहार को आधार बनाना है, इस आधार पर एक लंबी पॉलिटिकल गतिविधियां भी चल रही हैं और उसके प्रचार प्रसार बस्तर तक जैसी जगहों पर हैं। तो अगर आप सिर्फ ये देखें कि नहीं सिर्फ बस्तर इलाके में नक्सली आधार इलाके को बढ़ाने और यहीं सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग झारखंड और उड़ीसा और बिहार के लिए भी वहाँ भी मुक्त इलाकों की तलाश में लगातार इन्वॉल्व हैं। तो ये उनका हिस्सा है, काम करने का एक तरीका है। वो जानते हैं कि ये जब सैन्य गतिविधियां यहाँ तेज होंगी, उनको कहीं ना कहीं अगर पलायन करने की आवश्यकता या पीछे हटने की ज़रूरत पड़ेगी, तो तब वो इन नए मोर्चों पर जाकर सरकार का न केवल ध्यान भटकाएंगे बल्कि उन इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाएंगे। चलिए केदार गुप्ता जी, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं कि नक्सली जो दूसरे इलाके में अपनी आमद बढ़ा रहे हैं और साथ में वो मुखबिरी के नाम पर ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं, आप सरकार को कहाँ पाते हैं और केंद्र सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, तो आपको बेहतर मालूम होगा कि जो एनडीए की सरकार है वो छत्तीसगढ़ पर कितना फोकस कर रही, जहाँ तक नक्सलवाद का सवाल है। देखिए, पहली बात तो है कि केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार कितना काम कर रही है, तो हम सब देख ही रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया कि नक्सलवाद, आतंकवाद को खत्म करना है, तो जब भी किसी भी प्रकार की कोई घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुई है तो केंद्रीय सुरक्षा के सचिव विजय कुमार और बड़े अधिकारी, यहां तक गृह मंत्री भी बस्तर का दौरा करते हैं। तो सरकार, केंद्र की सरकार बहुत ज्यादा इसके लिए चौकन्नी है और मैं कहता हूं हर प्रकार की मदद, और झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, जो बॉर्डर्स हमारे यहाँ लगती है, उनके सबके साथ समन्वय करके एक अच्छा काम हो रहा है। इसलिए नक्सली कहीं ना कहीं, और एक बात और है, आपको सभी को ध्यान होगा कि 2015 में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो प्रहार 1, 2 और 3 नक्सलियों के लिए सर्चिंग ऑपरेशन और उनकी मांद में घुसकर मारना शुरू किया था, उसके बाद से थोड़ा बैकफुट में है, उन्होंने भी आक्रमण किया था। परंतु अभी जो चीजें दिखाई दे रही है कि एक रेंजर की हत्या होती है, उसके बाद उप सरपंच की हत्या होती है, पूर्व सरपंच की हत्या होती है, और लड़की देखने जा रहे एक ग्रामीण के 2 दोस्तों की हत्या होती है। तो इस प्रकार की जो हत्याएं इस सरकार में लगातार पिछले 2.5 वर्षों से हो रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि बड़ी घटनाएं नहीं हो रही है कि ठेकेदारों के साथ शायद सुलह हो गई है, अब वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और ये नक्सलवाद कोई अब नक्सलवाद नहीं है, इनको पैसे चाहिए और इसके बदले वो निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करने से भी बाज नहीं आ रहे। और मुझे समझ में नहीं आता कि सब कुछ इनका बैकफुट में है, सब कुछ पीछे है और सरकार के कंट्रोल में है, ये कहते हैं। तो भीमा मंडावी की हत्या लोकसभा चुनाव के चलते चलते हो गई, और उस समय कहां था, जबकि उस समय तो सुरक्षा बड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गोलमाल है, और मुझे ऐसा लगता है कि धमतरी और गरियाबंद क्षेत्रों में लगभग 1.5 वर्षों में 10 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई। तो क्या यहां की भी पुलिस अभी तक एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाई कि जो इस हत्याओं में शामिल रहा हो?
तो क्या यहां पर भी इंटेलिजेंस इतना कमजोर हो गया है कि हम बस्तर की बात करते थे? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा बस्तर और नक्सलवादियों के सिकंजे में कस गया है और जो उनको गोलमाल करना है वो बड़ा स्मूथली ढंग से हो रहा है, इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं दिखती। पर अगर कोई उनकी मुखबिरी करता है या सूचना देता है और किसी प्रकार की कोई नक्सलियों के संबंधित चीजें पुलिस तक पहुंचाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है और वो ना पकड़ाते हैं ना उस पर कोई रोक होती है। और अगर पुलिस का मुखबिर है तो उसको कहीं सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जी निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है हमारी जो नक्सलवाद है जो आज पैसे कमाने के लिए खाली हरकतें कर रहा है। केदार जी, पैसे कमाने के लिए वो आज नहीं हरकत कर रहे हैं, ये बरसों से कर रहे हैं, चाहे 30 साल से 35 साल से कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने भीमा मंडावी जी की हत्या की बात की तो कांग्रेस के भी 30 नेताओं की हत्या हुई है। आपको मालूम है उसमें कितने लोग पकड़े गए? अभी तक एक भी ऐसा प्रमुख व्यक्ति नहीं पकड़ा गया जो ये बता सके कि ये षड्यंत्र था, कि ये घटना थी, क्या था। आपकी पार्टी के नेता थे दरबार सिंह मंडावी राजनांदगांव में, उनकी कैसे हत्या हुई, वहाँ के एसपी की कैसे हत्या हुई, उनके लोग आज तक नहीं पकड़े गए हैं। हालांकि एनआईए ने भीमा मंडावी वाले मामले में आरोपियों का पूरा एडवर्टाइजमेंट दिया अखबार में कि ये लोग इसमें शामिल हैं, इनके ऊपर इतना इतना इनाम है। तो ये आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला। जैसा कि आपके नेता डॉक्टर रमन सिंह जी ने आज जो बयान दिया है वो बयान आरोप की श्रेणी में नहीं है, वो सरकार को एक सुझाव की श्रेणी में है। और मुझे लगता है कि नक्सलवाद के लिए सरकार के साथ कोई भी पार्टी की सरकार हो, दूसरी पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, प्रमुख पार्टी है, उसको सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार को जहां लगता है कमी है वहां सुझाव देना चाहिए, बजाय आलोचना करने के। इससे जो इस तरह के तत्व हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। खैर, हमारे साथ इस समय बृहस्पति सिंह जी भी हैं। बृहस्पति जी, आप कैसे देखते हैं? जैसा कि केदार गुप्ता जी का कहना है, उन्होंने पूरी लिस्ट गिनाई है कि किस किस कारण से हत्या हुई और अभी तक उनके लोगों का पता नहीं चला। ये आपकी सरकार पर सीधा आरोप है। और उनका कहना है कि नक्सलवादी जो है वो पैसा वसूल रहे हैं और ये काम वो बहुत आसानी से कर रहे हैं आपकी सरकार के कार्यकाल में। सर, सबसे पहले तो मैं इस बात का अफसोस है, केदार जी हमारे राज्य के बहुत विद्वान साथी हैं, जिससे बहुत ज्यादा हम उम्मीद रखते हैं कि राज्य को और हमारी सरकार को हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा ताकि हम लोग अच्छा काम कर सके। उनका जो कहावत है, चलनी सूप का छेद देखकर चलनी हंसने वाली कहावत पर चरितार्थ होता है। 250 और 15 साल की बात करने में देखिए, आज हमारा नक्सल हो, आतंकवादी हो, ऐसे गंभीर मामले हैं इस लिस्ट में। ये हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल से शुरू होता है और बिहार होते, झारखंड होते, छत्तीसगढ़ होते, उड़ीसा होते, मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र होते, तमिलनाडु होते, तेलंगाना होते, श्रीलंका तक जाते। और समय समय पे कई जगहों पे घटता बढ़ता है, कहीं दबाव पड़ता है, ज्यादा प्रशासन चालित होता है, कार्रवाई होने लगती है, वहाँ के लड़ाई लड़ने लगते हैं। कई बार पिछले बार हमारे क्षेत्र में मैंने देखा ये जनता को आगे करके लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, नक्सली आतंक हमला कहीं से भी किसी में, डॉक्टर रमन सिंह का बहुत अच्छा सुझाव है। मैं तो आपको कहूंगा कि हम सबको मिलकर, हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, हम सबको मिलकर अमन चैन के लिए हम लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे गांव के रहने वाले हो, चाहे भाजपा से आस्था रखते हो, कम्युनिस्ट से रखते हो या कांग्रेस से रखते हो। आज मैं ये श्री जी बताना चाहूंगा कि नक्सली घटना, नक्सली हमला किसी भी कीमत पे समाज के लिए कभी उचित नहीं है। वो जहाँ भी नक्सली के वारदात होते हैं वहाँ कहीं विकास रुक जाता हो जाता है। आज बस्तर का क्या दोष है? हमारे आदिवासी भाई जंगल में रहते हैं, अंतिम छोर में रहते हैं, जहाँ उनकी राज चलती है वहां भी अभी प्रयास नए सरकार आने के बाद, भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद आप देखे होंगे लगातार, तो वहां के नक्सल पीड़ितों से भी बात कर रहे हैं, वहां के समाज सेवी से भी बात कर रहे हैं, आदिवासी समाजों से भी बात कर रहे हैं। जो सिलगेर घटना हुई वहां भी बातचीत के जरिए सुलझाने का काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अंदर तक रास्ता बढ़ाते हुए जा रहे हैं, कैंप को बढ़ाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर कैंप बढ़ा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कितने भी बाधाएं आए, मेरा तो मानना है कि धीरे धीरे सभी जगह तक आवागमन के साधन बन जाए, वहाँ का विकास हो जाए, वहाँ स्कूल व्यवस्था हो जाए, अस्पताल की व्यवस्था हो जाए, वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था अच्छा हो जाए। और जब हमारा अच्छा विकास हो जाएगा साहब, तो अपने आप ये सारे समस्याएं निपट जाएंगे। हमारे लोग वहाँ दबे कुचले लोग हैं, अंतिम छोर जंगल में बसे हुए लोग हैं। जब नक्सली आते हैं, मेरे क्षेत्र में जब पहले नक्सली आते थे, मुझे याद है एक विजयनगर में घटना हुई थी, तो मेरे ही गांव, आसपास के गांव में नक्सलियों ने गया और सारे लोगों को मीटिंग किया, उनको प्रेशराइज किया कि मेरे साथ तुम लोगों को चलना है, और उस घर को जलाया लोगों ने और वहां की सारी सामान लेकर चलाया था। ये हमारे आदिवासियों को सीधे आगे करते हैं
आगे करके पीछे से हमारे नक्सली ऐसा खेल खेलने का काम करते हैं और किसी भी कीमत पे, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, सबसे आह्वान करते हैं कि हमारे उन बस्तर में रहने वाले भाइयों के लिए केदार गुप्ता जी, आपने बृहस्पति सिंह जी को सुन रहे हैं लगातार, सबको मिलकर अमन चैन बहाली करने की जरूरत है और सबको मिलकर बहाल करने का, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगा के। जी, मैं बृहस्पति भैया की सभी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। ये कहते हैं मेरे क्षेत्र में जब नक्सली आते थे तो ऐसा करते थे, आदिवासी भाइयों के साथ वैसा करते थे। पर मैं ये सरकार में आज विधायक है, मैं पूछना चाहता हूं कि सिलगेर की घटना में 5 दिन तक जब वो धरने में बैठे थे, वो हड़ताल में बैठे थे, वो मांग कर रहे थे, तब इनको वो आदिवासी नहीं दिख रहे थे क्या? तब वो दबे कुचले इनको नहीं दिख रहे थे क्या? तब इनको राजनीति सोच रहे थे कि हम क्यों जाए? जबकि बड़े दुख की बात है, केदार जी मुझे शर्म आ रही है कि वहां पर एक मंत्री कवासी लखमा जी, केदार जी ये बता दीजिए, आप बहुत वरिष्ठ नेता है राज्य सरकार में, जिस समय पुलिस की कैंप वहां गई और आदिवासियों को सामने करके नक्सलियों ने खेल खेला, उस समय नक्सलियों के सहयोग में आपके पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हो गए कि वहां सुरक्षा हटाया जाना चाहिए, वहां पे गांव वालों से बात नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं क्या सुरक्षा वहां नहीं हटाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग क्या हाफ पैंट पहन के डंडा लेके पहरा करेंगे क्या? हमारा बस्तर क्या नक्सलियों को भरे से छोड़ दे क्या? 15 साल तक आप क्या कर रहे थे सर? आपकी जब सरकार थी हमारे पहले लाइन के सारे नेता हमारे शहीद हो गए, वहां क्या देख रहे थे आप? आपके समय में 1000 सुन लीजिए केदार जी, आपने बोला बहुत मैंने सुन लिया, आपके आपकी सरकार में 70,000 लोग सिर में रहने को मजबूर हो गए थे, कई गांव जला के राख कर दिए गए, जल्दी दीजिए जवाब, कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया। जवाब देता हूं मैं, आप केदार जी, आपकी जवाब देता हूं। अरे आप कह रहे हैं कि झीरम घाटी में आपके नेताओं की हत्या हुई। अरे मैं पूछता हूं कि आपके सबसे बड़े नेता ने कहा था कि झीरम के सबूत मेरे जेब में है और आपके तो आज। चलिए फिर पुरानी बातों पर दोनों नेता उलझ रहे हैं। नरेश, आपसे जानना चाहूंगा कि इन समस्याओं का तात्कालिक समाधान क्या दिखाई देता है आपको? बहुत छोटा उत्तर चाहूंगा। देखिए, तात्कालिक समाधान तो कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि सरकारों के पास कोई बेहतर मॉडल नहीं है और बेहतर है कि सरकार एक बेहतर मॉडल लेकर आए और खासतौर पर बस्तर के लिए। चलिए, आरोप प्रत्यारोप से हटकर एक बड़ी बात कि सरकार एक मॉडल लेकर आए जिस पर काम करे ताकि नक्सलवाद के सफाई की दिशा में आगे काम हो सके। इस चर्चा भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।